नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश खबर में और मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। फाइनल की जंग फिर जीतेंगे हम और कहते हैं अंत भला तो सब भला। फाइनल की जीत से नहीं है कुछ बड़ा, वहीं टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी है और अब तक टूर्नामेंट में खेले गए सभी 7 मैचों में टीम को जीत हासिल हुई है। तो ऐसे में जब टीम का आगाज इतना शानदार और दमदार रहा है तो पूरा देश ये दुआ कर रहा है कि कल बारबाडोस में टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका को मात देकर खिताब अपने नाम करे। कल के फाइनल में टीम इंडिया की रणनीति और इतिहास रचने के मिले मौके पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वीरेंद्र वर्मा और गौरव गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्हीं से हम आज बातचीत करेंगे। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश में और क्रिकेट पे हम आज चर्चा करेंगे। मेरा सबसे पहला सवाल, जो कल की जीत हासिल हुई और 10 साल बाद T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है भारतीय टीम और वर्ल्ड कप इतिहास में पहली बार फाइनल खेलेगी साउथ अफ्रीका, किस तरह से आप इस मुकाबले को देखते हैं? देखिए बहुत ही कांटे का मुकाबला होगा। पहले तो मैं शुक्रिया बोलना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया। बहुत ही कांटे का मुकाबला होगा, बहुत ही जो है ये 19-20 का मुकाबला है, क्योंकि दोनों टीमें अभी तक इस टूर्नामेंट में हारी नहीं है। ना ना ही तो दक्षिण अफ्रीका हारा है, ना ही भारत हारा है और दोनों ने अपने-अपने सेमीफाइनल मैचेस बहुत अच्छे से जीते हैं। दक्षिण अफ्रीका ने 9 विकेट से हराया अफगानिस्तान को, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा खेल रही थी, बहुत अच्छी टीम है और भारत ने इंग्लैंड को हराया 68 रनों से और अपना बदला पूरा किया, एक तरह से कह सकते हैं। जो 2022 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में वो हारे थे इंग्लैंड से 10 विकेट से। और भारत का बहुत कंप्लीट परफॉर्मेंस था कल। भारत ने उस विकेट पे, मुझे नहीं लगता है 170 का स्कोर जो है वो कभी इंग्लैंड चेज़ कर पाती है और मेरे ख्याल से एक बार भारत ने उतने रन कल बना लिए, उसके बाद ये श्योर हो गया कि भारत ये मैच जीतेगा। और जो कि इंग्लैंड के कप्तान जो है जॉस बटलर ने बोला कि उस विकेट के हिसाब से भारत ने काफ़ी रन बना दिए थे। और उसमें कप्तान रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली उन्होंने एक सर आपका ऑडियो म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी जी। हेलो, क्या कैन यू हियर मी? जी जी, आपके अब सुन सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। तो सूर्य कुमार यादव जी के 47 रन्स जो है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण थे और हार्दिक पांड्या बहुत बढ़िया खेले एंड में आकर। और उसके अलावा बाद में जो हमारे ब म ब बॉलर्स ने बॉलिंग डाली, बहुत बढ़िया बॉलिंग डाली और बिल्कुल एक स्टेज पे तो इंग्लैंड 123 पे 2 था, शायद 102 पे 2 था, वहाँ से कोलैप्स हो गया उनका। 20-25 रन पे पूरी टीम लुढ़क गई और उसमें बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा हमारे स्पिनर्स का। अक्षर पटेल का बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है पूरे टूर्नामेंट में और कल भी उन्होंने बहुत बढ़िया बॉलिंग करी। तो कुल मिला के काफ़ी कंप्लीट लग रही है हमारी टीम और मुझे लगता है 2000 भारत में जिस तरह का टैलेंट है टी20 का, और जब से आईपीएल आया है हम टी20 विश्व कप नहीं जीत पाए हैं। ये एक बहुत बड़ा एक जो है एनोमली है, बहुत बड़ी एक मतलब दुविध समझ नहीं आता मुझे कि ऐसा क्यों है? लेकिन अब ये जो है हमारा वनवास पूरा होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका फर्स्ट टाइम देखिए फाइनल खेल रही है पहली बार, तो उन पे ज़ाहिर है कि बहुत प्रेशर रहेगा। यू नो एट द सेम टाइम वो भी काफ़ी क्लोज़ मैचेस जीते हैं। तो एक बहुत बढ़िया मुकाबला होगा और मेरे ख्याल से भारत जो है खास तौर से जसप्रीत बुमराह जैसे फास्ट बॉलर उनके पास है, जो मैंने आपको कल भी कहा था कि उनके रहने से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह के जब गेंदबाज़ आपके पास में हैं, तो निश्चित तौर से भारत मुझे लगता है कि जो है फ़ेवरेट है और भारत जो है वो उसके मैं उसको 2 अंक ज़्यादा दूँगा गोइंग इंटो द फाइनल अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। गौरव जी, बताइए कि अब अगर हम पिच की बात करें तो बारबाडोस की पिच किस तरह की है? अब तक के मैचों में देखा है कि गेंदबाजों को उछाल के साथ स्विंग करने का भी मौका मिला है। हमारे गेंदबाज और स्पिनर्स क्या कमाल करेंगे बारबाडोस की पिच पर? पिच के बारे में जरा बताइए। देखिए, बारबाडोस की पिच पे जो है वो थोड़ी कंपैरेटिवली बैटिंग की अच्छे लिए अच्छी पिच रही है। वेस्ट इंडीज़ विश्व कप में कुछ पिचें अच्छी नहीं रही हैं और ये बहुत बड़ा एक विषय है मेरे ख्याल से, जहाँ आईसीसी को थोड़ा-सा हमें क्रिटिसाइज़ करना होगा, थोड़ी उनकी निंदा करनी होगी उन्होंने कि इस तरह के इतना इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट में वेस्ट इंडीज़, मुझे लगता है वेस्ट इंडीज़ में इसके बाद वर्ल्ड कप नहीं होगा। हालाँकि बहुत सुंदर वो है रीजन है, लेकिन वहाँ जिस तरह से व पि पिचें खेली हैं, वो बिल्कुल बैट्समैन के लिए अनुकूल नहीं था और वो भी सही नहीं है। जो आईपीएल में हुआ हमने हमने देखा, वो भी शायद बैट्समैन के फेवर में बहुत ज़्यादा लोडेड था, लेकिन ये भी थोड़ा ज़्यादा ही बॉलर्स के फेवर में लोडेड है, स्पेशली स्पिनर्स के। आप 4-4 स्पिनर लेके अगर आप टी20 मैच खेल रहे हैं और आप 1-2 स्लिप लगा रहे हैं टी20 मैच में, तो इसका मतलब वो पिच उस फॉर्मेट के लिए जहाँ पर लोग चौके-छक्के देखने आते हैं और विकेट भी देखने आते हैं, अच्छे स्पोर्टिंग विकेट में अच्छा कॉन्टेस्ट देखने आते हैं, वो सही नहीं है। तो उस हिसाब से ये जो है टूर्नामेंट काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा है, निराशाजनक रहा है। लेकिन हाँ, अगर हम फाइनल की पिच की बात करें तो मुझे लगता है अच्छी पिच होगी कंपैरेटिवली, ऐसा हमें उम्मीद करनी चाहिए।
और अगर स्लो पिच होगी, अगर वहाँ स्पिनर्स को मदद मिलेगी, तो निश्चित रूप से अगेन भारत जो है उसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि भारत के पास में बढ़िया स्पिनर्स हैं, अक्षर पटेल हैं, कुलदीप यादव है। हालाँकि हमने देखा कि ऐसी एक स्लो पिच पे हम फाइनल हार गए थे ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, लेकिन वो डे नाइट मैच था और वो नाइट मैच में हमारे स्पिनर्स बिल्कुल जो है वो उनकी धार चली गई। वो उस तरह से कारगर साबित नहीं हुए। लेकिन ये एक डे मैच होगा, तो भारत ने सिर्फ डे मैच खेले हैं पूरे टूर्नामेंट में, क्योंकि ऑब्वियसली टेलीकास्ट टाइमिंग के हिसाब से होना था कि भारत में दर्शकों को मैच जो है सही टाइम देखने को मिले, प्राइम टाइम पे देखने को मिले 8 बजे से शाम को। तो मुझे लगता है कि कांटे का मुकाबला होगा और अफ़गानिस्तान साउथ अफ्रीका के पास भी अच्छे स्पिनर हैं। उनके पास तबरेज़ शामजी हैं। पिछले मैच में आई थिंक उन्होंने महाराज को ड्रॉप कर दिया था। एक तबरेज़ शामजी ही खेले थे। तो उस हिसाब से जी गौरव। साउथ अफ्रीका का पेस हाँ अटैक जी। बहुत बढ़िया है। जी, मैं तो आपके हमें पास फिर से आऊँगी और हम जो साउथ अफ्रीका के बॉलर्स हैं उन पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन बीच में एक सुन लेते हैं हम टी20 टूर्नामेंट में टीम इंडिया के परफॉर्मेंस पर भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव ने क्या कहा है। उनका स्टेटमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण होता है इस माहौल में, तो पहले वो सुन लेते हैं। I think wonderful. Anybody reach on final, you just say how wonderfully they played. Team have done wonderfully well. Under the Rohit's captaincy, they done extremely well. जी गौरव जी, मैं आपके पास फिर से लौट कर आना चाहूँगी और आप अभी तक हम पिच के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन कैरेबियन में मॉनसून का मौसम भी चल रहा है। अगर बारिश होती है तो इसके बाद क्या होगा, किस तरह का माहौल होगा? देखिए, बारिश तो मैं कह नहीं सकता। सेमीफाइनल में आईसीसी ने बहुत अच्छा काम ये किया कल भारत और इंग्लैंड के सेमीफाइनल में कि 4 घंटे जो है वो अतिरिक्त दिए इस बात के लिए कि अगर बारिश होती है तो कम से कम मैच पूरा हो। अब मुझे फाइनल के लिए नहीं मालूम कि शायद ये कंडीशन है कि नहीं, लेकिन रिजर्व डे है। वो एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन मुझे लगता है कि मैच हो जाएगा, इतना ज़बरदस्त खतरा कोई ऐसा नहीं है। जो रिपोर्टर्स वहाँ गए हैं, जो लैंड कर रहे हैं, वो ट्विटर पे लिख रहे हैं कि वो जो है मौसम अच्छा है, बढ़िया है। दोनों टीमें शायद आज प्रैक्टिस भी करेंगी, जम के अभ्यास करेंगी। तो मुझे नहीं लगता कि बारिश, देखिए कैरिबियन आइलैंड्स में बारिश इस तरह की होती है कि वो होती है और फिर बंद हो जाती है। ये एक द्वीपों का एक टिपिकल फीचर है। वहाँ पर इस तरह की बारिश नहीं होती है कि आप बिल्कुल ही मैच ही धुल जाए या वो सारा दिन चलती रहे। जैसे हमने कल भी देखा, कल तेज़ बारिश का एक एक वो आया झोंका आया, लेकिन फिर बारिश बंद हो गई और उसके बाद एक बढ़िया मैच हमको देखने को मिला। मतलब भारत ने बहुत अच्छा खेला। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि पूरा मैच तो होगा। लेकिन हाँ, अपने आप में टूर्नामेंट का जो मौसम है वो भी थोड़ा-सा डिसअपॉइंटिंग रहा है। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर आप देखें तो मैचेस सारे हो गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि फाइनल में भी लेकिन हाँ, ये एक टेम्पटेशन होता है जब मौसम खराब होता है कि आप टॉस जीत के बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं पहले, ताकि आपको एक टारगेट चेज़ करने को मिले डकवर्थ-लुईस मेथड के हिसाब से। जहाँ शायद इंग्लैंड भी कल गलती कर गया, उन्हें लगा कि शायद अगर आगे बारिश होगी तो हमें पता होगा हमारा टारगेट क्या होगा। लेकिन वो ये भूल गए कि सेकंड इनिंग्स में जो है पिच स्लो हो जाती है वेस्ट इंडीज़ में आजकल, और उस वजह से स्कोर रन चेज़ जो करना डिफिकल्ट हो जाता है। हालाँकि बटलर ने बाद में बोला कि ऐसा कुछ उन्हें लगा नहीं कि पिच डिफिकल्ट हुई। उनके बल्लेबाजों ने खराब गेंदबाजी करी और भारत ने बॉलिंग बहुत बढ़िया करी। वो बात भी सही है। और वही चीज़ फाइनल के लिए भी एक्टिव होगी। मुझे लगता है अगर भारत टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करता है, या अगर साउथ अफ्रीका उन्हें भारत को पहले बल्लेबाजी कराता है और भारत ने 160-170 का स्कोर टाँग दिया, तो समझ लीजिए कि भारत जो है विजय रथ पे सवार होके और बहुत तेज़ी से निकल जाएगा आगे। क्योंकि उनके लिए, साउथ अफ्रीका के लिए इस स्कोर को चेज़ करना थोड़ा-सा मुश्किल रहेगा। प्रेशर में रहेंगे वो लोग और उनकी बैटिंग बहुत ज़्यादा नहीं चली इस टूर्नामेंट में। सही सारी बोल सारी रहे हैं। उम्मीदें उनकी क्लासन से होंगी, जो जी, जो आप बहुत बड़े बिल्कुल हिटर हैं। सही बोल रहे हैं। जो इंग्लैंड के खिलाफ हमने कल भारत का प्रदर्शन देखा, वाक़ई वो काबिल-ए-तारीफ़ है। जिस तरह से हमारे गेंदबाज और स्पिनर्स ने कमाल दिखाया, वो बहुत ही शानदार था। और अभी हम बात कर रहे थे साउथ अफ्रीका के बॉलर्स की, तो भारत और साउथ अफ्रीका दोनों की ताकत उनकी बॉलिंग है। साउथ अफ्रीका के पास कागिसो रबाडा, नॉर्टजे और यानसेन जैसे तेज़ गेंदबाज हैं, तो वहीं स्पिनर्स में केशव महाराज और शम्सी जैसे लोग हैं। अगर भारतीय टीम की बात करें तो अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह जैसे पेसर और कुलदीप यादव जैसे स्पिनर्स भारतीय टीम के पास है। ये मुकाबला बॉलर्स के तौर पर कैसा रहने वाला है? उन दोनों को अगर मिलाए तो किस तरह का कॉम्बिनेशन या किस तरह का परफॉर्मेंस हमें दिखेगा? किस तरह का रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा कल? हेलो, हाँ, मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है? जिस तरह के भारत के स्पिनर हैं, अगर 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 हम बात करें तो उस बहुत बड़ा उसमें फैक्टर ये होगा कि जो है वो हेनरिच क्लासन को कितनी जल्दी आउट करते हैं। क्योंकि हेनरिच क्लासन एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि बहुत बुरी तरह स्पिनर्स पे प्रहार करते हैं। बहुत बढ़िया उनका फुटवर्क है स्पिनर्स के खिलाफ। जैसे भारत के लिए रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव
से ये जो है दक्षिण अफ्रीका के लिए हेनरी क्लासन बहुत क्रूशियल बल्लेबाज रहेंगे और क्विंटन डी कॉक को भी मैं खतरनाक मानता हूँ। ज़्यादा रन नहीं बनाए देखे उन्होंने इस टूर्नामेंट में, लेकिन बहुत अच्छे अटैकिंग लेफ्ट हैंडर हैं और बहुत बढ़िया खेलते हैं। तो उस लिहाज से बुमराह का फॉर्म जो है, बुमराह का ओपनिंग जी। स्पेल बहुत क्रूशियल रहेगा, बहुत बड़ा उसका गौरव जी, महत्व होगा। जी, जी। जी, बिल्कुल गौरव जी, मैं आपसे भी बात करूँगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ वीरेंद्र वर्मा भी जुड़ चुके हैं, जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। मैं उनके पास जाऊँगी। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश में और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपसे मेरा पहला सवाल और मुख्य सवाल यही रहेगा कि टीम इंडिया 10 साल बाद टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुँची है और साउथ अफ्रीका जैसी टीम पहली बार फाइनल खेलने जा रही है। तो आप इस मुकाबले को किस तरह से देखते हैं और कितना रोमांचक होने वाला है कल का मैच? सर, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज़? सर, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? शायद कुछ टेक्निकल एरर के कारण वो मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। और गौरव, मैं लौटकर आपके ही पास आना चाहूँगी और आप हम लोग बॉलिंग पे जो बात कर रहे थे उस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। तो किस तरह का मुकाबला कल देखने को मिलेगा बॉलर्स के तौर पर? बहुत अच्छे हैं और दक्षिण अफ्रीका के बॉलर्स बहुत अच्छे हैं और फास्ट बॉलर स्पेशली बहुत अच्छे हैं। एंड्रिक नॉर्किया और कगिसो रबाडा दोनों आईपीएल में खेलते हैं और उन्हें भारतीय बल्लेबाजों को बॉलिंग डालने का बहुत अच्छा अनुभव है। मार्को जैनसन को भी, और ये तीनों बहुत खतरनाक गेंदबाज है। मार्को जैनसन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, लंबे हैं और ऐसे लंबे कद के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अक्सर मैंने देखा है कि रोहित शर्मा को हमने देखा है कि वो परेशान करते हैं। तो ये पेस अटैक बहुत खतरनाक रहेगा और यही पेस अटैक ने अफगानिस्तान को बहुत जल्दी लुढ़का दिया था 56 रन पे ही सेमीफाइनल में। लेकिन वो पिच अलग थी, वो पिच थोड़ी-सी खतरनाक थी, बहुत खराब पिच थी वो एक टी20 मैच के लिए। टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए तो खैर बिल्कुल भी उस तरह की पिच नहीं होनी चाहिए थी। खैर वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अगर विकेट, मुझे लगता है बार्बाडोस में ट्रेडिशनली जिस तरह जो बार्बाडोस हम बचपन से देखते आए हैं, उसमें तो फास्ट बॉलर्स को सुनते आए हैं, उसमें तो फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलती ही मिलती है। तो मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका को यहाँ थोड़ा-सा एडवांटेज है कि फास्ट बॉलर्स वाइज़ उनके पास में बहुत बढ़िया फास्ट बॉलर है। लेकिन अब फिर भी हमारे पास भी जसप्रीत बुमराह बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं इस समय और उनके चारों में अगर हुँ, वो हुँ। कुछ ऐसा जी। बिल्कुल खोल देते हैं शुरू में ही, बिल्कुल, अगर बिल्कुल। उनकी बैटिंग हो। जी, बिल्कुल, ये मुकाबला काफ़ी रोमांचक होगा और इंटरेस्टिंग होने जा रहा है कल का मैच। इसी के साथ भारतीय टीम को भी ढेर सारी बधाइयाँ, कल का मैच जीत कर आए। और सर, आपका भी शुक्रिया करूँगी मेरे साथ शो में शामिल होने के लिए और चर्चा के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इसी के साथ फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे बाजार की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बात कर लेते हैं बाजार की। तो आज बाजार में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली देखी गई। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी हाई से गिरकर बंद हुए, मगर फिर भी बाजार ने आज दिन में नए शिखर को छुआ। बाजार में कैसा रहा कारोबार और हफ्ते भर कैसी रही बाजार की चाल, बता रहे हैं मेरे सहयोगी अंश भिलवार। तो इस तिमाही में काफ़ी अच्छी खरीदारी नजर आई। निफ्टी ने ना सिर्फ वो 23,000 को क्रॉस किया बल्कि 24,000 के मार्क को भी क्रॉस करता हुआ नजर आया। अगर यहाँ पे चार्ट देखा जाए तो ये पांचवा क्वार्टर था जब निफ्टी में हमें लगातार खरीदारी नजर आई और इसके टॉप गेनर्स के तौर पे हमें एमएनएम और डेविस लेबोरेटरी नजर आते हैं। दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात की जाए तो दोनों ही मिड कैप और स्मॉल कैप ने भी रिकॉर्ड हाई स्तर छुआ है इस क्वार्टर में और दोनों की ही ये पांचवा क्वार्टर था जब लगातार खरीदारी नजर आई। साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखें तो मिड कैप ने 55,000 का मार्क पहली बार क्रॉस करता हुआ नजर आया, जबकि स्मॉल कैप ने 18,000 का मार्क पहली बार क्रॉस किया है इस क्वार्टर में। सेक्टरल इंडिसेस की बात की जाए तो ऑलमोस्ट सारे ही सेक्टरल इंडिसेस ने रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ। सिर्फ निफ्टी आईटी इंडेक्स था जो रिकॉर्ड हाई का स्तर नहीं छू पाया और बाकी सारे इंडेक्सेस ने साथ में हरे निशान में बंद होते हुए भी नजर आए। अगर टॉप गेनर्स की बात की जाए तो निफ्टी रियलिटी टॉप सेक्टरल गेनर रहा है और ये पांचवा क्वार्टर है जब इसमें भी लगातार खरीदारी नजर आई, तो यहाँ पे एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके टॉप गेनर्स देखें तो यहाँ पे प्रेस्टीज और ब्रिगेड नजर आते हैं। निफ्टी बैंक की बात की जाए तो निफ्टी बैंक ने पहली बार 53,000 का मार्क छुआ है इस क्वार्टर में। साथ ही साथ इस क्वार्टर का जो मूव था वो अब तक का सबसे बड़ा मूव था सितंबर 2022 से लेके अब तक का। दूसरे इंडिसेस की बात की जाए तो निफ्टी फार्मा, निफ्टी मेटल, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी ऑटो, सबका ये पांचवा क्वार्टर था जब लगातार खरीदारी नजर आई, तो काफ़ी पॉजिटिव क्वार्टर रहा है मार्केट के लिए। चलिए, और अब वक्त हो गया है
हमारे खास सेगमेंट का, जिसका नाम है 5 का पंच, जहां हम देखेंगे कि आज किन 5 शेयरों में दमदार एक्शन दिखा। बताने के लिए जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे। जी शरद, बताएं। जी बिल्कुल, आपका स्वागत है 5 का पंच में। और इस हफ्ते जो है बहुत अहम अनाउंसमेंट्स हम देखे, स्पेशली होल्डिंग कंपनीज़ में अच्छी रैली देखने मिली, सेबी की ऑर्डर आई थी, और इसके अलावा जो है टायर कंपनीज़ में अच्छी बाइंग देखने मिली, क्योंकि ओवरऑल जो है प्राइस हाइक्स आया। आपके जो कह सकते हैं टेलीकॉम कंपनीज़ रिलायंस और भारती एयरटेल दोनों ने प्राइस हाइक्स लिया, और बहुत सारे एक्शन जो इस हफ्ते देखने मिले। लेकिन फ्राइडे को क्या एक्शन हुआ है उसको हम बताते हैं आपको 5 के पंच में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्शन देखने मिला है। सबसे पहला स्टॉक रहेगा CDSL। स्टॉक में भारी तेज़ी देखने मिली, और एक महीने में जो है आप कह सकते हैं लगभग 30% से ज़्यादा का उछाल स्टॉक में देखने मिला। 2 जुलाई को जो है कंपनी बोनस इशू जो है कंसिडर करने वाली है। दूसरा स्टॉक रहने वाला स्टार हेल्थ। स्टॉक में अच्छी तेज़ी थ्रू आउट द डे देखने मिली थी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, और उनका एक इम्पॉर्टेंट एनालिस्ट मीट हुआ था। 3 अहम बात सामने आती है। वित्त साल 2025 में जो मार्केट शेयर का ग्रोथ है वो कंपनी जो है लगभग 20% ज़्यादा करेगी, और जब कंपनी मार्केट शेयर से ज़्यादा ग्रो करती है तो उनका मार्केट शेयर गेन भी होता है। वित्त साल 2028 के लिए ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम की बात करें तो डबल हो जाएगी 30,000 करोड़ तक, और पैट करंट लेवल से 3 गुना बढ़ के 2500 करोड़ हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस जो है कंपनी ने दिया है। हमने बात कर ली स्टार हेल्थ और CDSL की। हमारी जो तीसरी स्टॉक है वो है स्टैनली लाइफस्टाइल। ये बेसिकली सोफ़ा और महंगे फर्नीचर वाली कंपनी, बेचने वाली कंपनी है, और आज लिस्टिंग हुआ था। लिस्टिंग की बात करें तो लिस्टिंग गेन लगभग 35% का इन्वेस्टर्स को मिला था, और अगर IPO प्राइस की बात करें तो वो ऑलमोस्ट कह सकते 369 रुपीज़ का था, और वही लिस्टिंग प्राइस लगभग 500 रुपये का था। तो लिस्टिंग बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। कल ब्लॉक डील आई थी स्टाइनरिक्स परफॉर्मेंस में। प्रमोटर्स ने तो बेचा 16.5%, जिसका वैल्यू था 540 करोड़ रुपए। लेकिन जो कल शाम को बल डील में नाम आया है उसके कारण मंडे को भी जो है बहुत तेज़ी से स्टॉक भागा है, क्योंकि बाज़ार के दिग्गज इन्वेस्टर्स ने जो है पार्टिसिपेट किया है इस डील में। ये इंक्लूड करते हैं आपके सेज1 एडवाइजर्स, आशीष कचोलिया, वल्लभ बंसाली, इनाम ग्रुप के। तो इतने बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स जो हैं स्मॉल कैप में आए हैं, इसलिए जो है रैली लगातार दूसरे दिन भी देखने मिला। हमारा आखिरी स्टॉक सेगमेंट का है वो है 361 वेल्थ। यहाँ पे जो है रॉयटर्स से खबर आ रही है कि रुचि शर्मा जो चेयरमैन है रॉकफेलर इंटरनेशनल के और ब्रेकआउट कैपिटल के फाउंडर, वो अब कंपनी के एसेट एलोकेशन कमेटी में जो है आ चुके हैं। 361 वेल्थ मैनेजमेंट जो है बेसिकली ग्रोथ अच्छी आ रही है, और जो HNI की मनी है, पूल ऑफ मनी, उसके कारण स्ट्रीट भी बहुत बुलिश है। और याद रखिए वेल्थ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ की एक प्रीमियम वैल्यूएशन भी होती है अगर आप कंपेयर करते हैं ब्रोकिंग कंपनीज़ के साथ। तो ऑफकोर्स स्टॉक में जो एक अच्छी मूवमेंट भी आई थी 361 वेल्थ एसेट मैनेजमेंट में। और ओवरऑल कहेंगे दिन के ट्रेड में जो है बिट्स एंड पीसेज में न्यूज़ स्पेसिफिक मूवमेंट जो है हमें देखने मिली है इन 5 स्टॉक्स में। बढ़ते हैं आगे, और कवच रेल सेफ्टी सिस्टम में देश के कई दिग्गज प्लेयर्स ने अपनी रुचि दिखाई है। हमारी एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इसमें भेल जैसी दिग्गज कंपनियां भी शामिल हैं। क्या है ये पूरी खबर, जानते हैं मेरे सहयोगी समीर दीक्षित से। हाल में हुए रेल हादसों से सबक लेते हुए रेलवे अब अपने जो सेफ्टी सिस्टम है कवच जिसका नाम है, इसको बहुत तेजी से अपने रेल रूट नेटवर्क पे लागू करना चाहती है, और इसी दिशा में कई प्राइवेट प्लेयर्स के साथ में बातचीत करी ताकि वो सेफ्टी सिस्टम को वो रोल आउट कर पाए। और इसमें जो प्रमुख नाम जो सबसे आगे चल रहे हैं उसमें भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, केन्स, सीमेंस, इसके अलावा लोटस वायरलेस टेक्नोलॉजीज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एरिका एम्बेडेड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे समेत कुल 6 नाम हैं जिनके साथ इस वक्त रेलवे बातचीत कर रही है, और जो बहुत जल्द रेलवे के साथ मिल करके कवच सिस्टम को रेल रूट नेटवर्क पे लागू करेंगे। अभी भारतीय रेलवे में तकरीबन 1500 किलोमीटर में कवच लागू कर दिया गया है। इस साल 3000 किलोमीटर और पर लागू किया जा रहा है, लेकिन योजना यह है कि आने वाले तकरीबन 5 सालों में कवच सिस्टम को तकरीबन 36,000 से 40,000 किलोमीटर रेल रूट नेटवर्क में लागू कर दिया जाए, और इसमें प्रमुख रूप से हाई डेंसिटी रूट जो हैं वो शामिल हों, चाहे वो दिल्ली चेन्नई, दिल्ली मुंबई, दिल्ली हावड़ा, चेन्नई मुंबई या चेन्नई हावड़ा जैसे जो रूट हैं, इनको पूरी तरीके से कवच सिस्टम के तहत इसको सुरक्षित कर लिया जा सके। तो जो रेलवे का रोड मैप है वो कुछ ऐसा है कि इस साल 3000 किलोमीटर का टेंडर अवार्ड किया जा चुका है। 2024-25 में 3000 किलोमीटर और शामिल है, 2025-26 में 3200 किलोमीटर, उसके बाद में 3000 किलोमीटर, फिर 6000 किलोमीटर,
8,000 किलोमीटर और 9,000 किलोमीटर, साल दर साल ये इतने किलोमीटर का टेंडर अवार्ड किया जाएगा। तो ये एक बहुत अहम कदम माना जा रहा है रेलवे की तरफ से कि वो कवच, जो कि एक इंडिजीनियस सेफ्टी सिस्टम है भारतीय रेलवे का, इसको वो रोल आउट करना चाहती है। और अगर कॉस्ट के लिहाज से देखें तो ये चूंकि भारतीय तकनीक है जो कॉस्ट इफेक्टिव है, रेलवे के सूत्रों के मुताबिक ये तकरीबन 1 किलोमीटर का खर्चा 50 लाख रुपए के आसपास है। तो क्वांटम लिहाज से, आंकड़ों के लिहाज से आपको ये रुपयों में बहुत ज्यादा बड़ा नजर ना आए टेंडर साइज, लेकिन ये बहुत अहम टेंडर है। एक बार ये सिस्टम पूरी तरीके से भारत में, भारतीय रेलवे में स्टैब्लिश हो गया तो रेलवे फिर इसको एक्सपोर्ट करने के लिए भी प्लान कर रही है। लेकिन रेलवे सुरक्षा के नजरिए से एक अहम कदम है जहां पर और प्राइवेट प्लेयर के साथ में एंगेज करने की कोशिश कर रही है रेलवे, ताकि कवच सिस्टम को भविष्य में, या यूं कहें कि एक बड़ी तस्वीर के रूप में पूरे 68,000 किलोमीटर का जो रेल रूट नेटवर्क है उसको पूरी तरीके से कवच के दायरे में शामिल कर लिया जा सके। बढ़ते हैं आगे। और दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। दिल्ली में 88 साल बाद जून में 228 मिलीमीटर बारिश से बुरा हाल है। सड़कों पर 4 से 5 फीट तक पानी भरने से कारें डूब गई है। वहीं सड़कों पर नाव चली और कई इलाकों में ट्रैफिक प्रभावित हुआ है। यही नहीं, द्वारका सेक्टर में मेट्रो स्टेशन के एंट्री और एग्जिट गेट पर भी बंद करने पड़े। बारिश की वजह से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर पिकअप ड्रॉप एरिया की छत और सपोर्टिंग पिलर गिर गया। इसमें कई कारें दब गई। कार में बैठे एक कैब ड्राइवर की पिलर की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई है। 8 लोग घायल हुए हैं। फ्लाइट ऑपरेशन पर भी असर पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट जैसे वीआईपी इलाके में भी सड़क पर जल जमाव देखा गया। शशि थरूर, भर्तृहरि महाताब और राम गोपाल यादव जैसे वरिष्ठ सांसदों के घर में भी बारिश का पानी घुस गया। सब पानी बाहर से हमारे, तो उसमें जितनी कोठियां हैं, नायक साहब रहते हैं, मंत्री जी वहां से लेके खुद गृह राज्य मंत्री जो एनडीएमसी के मालिक हैं वो भी वहीं रहते हैं, जनरल्स रहते हैं और लोग रह रहे हैं। तो सब में पानी हमारे भी सबसे ज़्यादा है, हर बार होता है। अब हम अंदर से, अब बाहर चूंकि हमने इंतजाम तो अपना करवा लिया था जिससे पानी न जाए, लेकिन फिर अंदर वाला पानी कहाँ से जाए, निकलेगा तो वो बढ़ता है, तो सब घर में घुस गया पानी, नुकसान बहुत हो गया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।